सच में आपके हाथ में है आपकी पढ़ाई, और मुझे लगता है कि सबसे अच्छी पढ़ाई तभी होती है जब वो पर्पस ड्रिवन हो, जब हमें लगता है कि अच्छा मुझे ये चीज़ पढ़नी है क्योंकि मुझे ये बनना है या ये करना है या ये सीखना है। तो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा डिफरेंस था। और फिर उसके अलावा कि सिर्फ क्लास में चीज़ें नहीं हो रही, क्लास के बाहर 50,000 चीज़ें हो रही होती थी हमेशा। तो पहली नौकरी भी फेलोशिप ही थी, तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि मुझे ऐसे 10-20 सालों का एक्सपीरियंस है फिर मैं अपना कुछ शुरू कर रही हूँ, तो वो भी चैलेंजिंग है, वो सीखना, वो कोविड कैसा रहा? चलना। कोविड कैसा रहा? बुरा ही था। हाँ, मतलब पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए बुरा था। को सोशल और इमोशनल लाइफ में सक्सीड करने के लिए चाहिए। अब सोशल इमोशनल लाइफ क्या है, जैसे कि आपके आसपास कौन लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आप दोस्त कैसे बनाते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई हो जाए वो कैसे ठीक करते हैं, ये जो सब स्किल्स, आप किसी को अपने आइडियाज़ कैसे बताते हैं, आप चूज़ कैसे करते हैं मैं इस रास्ते जाऊँ, इस रास्ते जाऊँ, तो ये सब मैं अपनी लाइफ को ऐसे बकेट्स में नहीं देखती हूँ उतना कि वो अब प्रोफेशनल शुरू हो गया, पर्सनल शुरू हो गया। ये मेश्ड है। जैसे कि ये इंटरव्यू, आप मम्मी को जानते हो और मैं भी ये इंटरव्यू कर रही हूँ, तो क्या ये पर्सनल है, क्या ये प्रोफेशनल है? मिक्स है ना। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा। आज धर्मशाला में जो आज के गेस्ट हैं वो जिज्ञासा लाबरू जी हैं, जो सिर्फ ना धर्मशाला में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जाने जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं। अभी अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं तो जो मुझे सुनने में आया है कि मैम ने पोस्ट में अंडर 30 यूथ में मैम का नाम है जो उन्होंने कमाया हुआ है, और मैम एनजीओ भी रन कर रहे हैं, उसके को फाउंडर हैं, और भी बहुत कुछ कर रहे हैं मैम। तो आज जानेंगे इसमें कि क्या क्या और कैसे कैसे और कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या आगे मैम का मिशन है। ठीक है। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। तो थोड़ा सा बताएं कि कैसे आप यहाँ से सफ़र रहा धर्मशाला से? कैसे सफ़र रहा धर्मशाला से? पहले बस, फिर ट्रेन, फिर फ्लाइट। आई थिंक ऑफ कोर्स धर्मशाला में मैं पली पढ़ी हूँ, तो मैं 10th तक यहाँ पढ़ी हूँ, और फिर हम लोग चंडीगढ़ मूव हो गए थे एज ए फैमिली, और फिर उसके बाद वापस आ गए। तो कैसा सफ़र था? बढ़िया सफ़र था, अच्छा था। मैं सेक्रेड हार्ट स्कूल में पढ़ी हूँ धर्मशाला से, और यहाँ पे मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं जो अभी तो धर्मशाला में रहते नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। लेकिन यहाँ से मेरे स्कूल के दोस्त हैं, पड़ोस में दोस्त हैं, और बहुत सुंदर जगह है धर्मशाला। नेचुरली अबंडेंट है, स्पिरिचुअली भी अबंडेंट है। तो यहाँ पे बड़ा होना बहुत ही अच्छा था। खेलने की जगह थी, मज़े करने की भी जगह थी, और स्कूल भी हमारा बहुत अच्छा स्कूल था सेक्रेड हार्ट, जहाँ पे टीचर्स बहुत केयरिंग थे, बहुत सोचते थे बच्चों के बारे में, बच्चों के फ्यूचर के बारे में। तो आई थिंक ओवरऑल धर्मशाला में अपब्रिंगिंग वाज वेरी जॉयफुल। और मैम उसके बाद क्या सफ़र रहा आगे का, मतलब एजुकेशन उसके बाद कैसा, या फिर आप आगे का सफ़र जो अभी तक है वो बीच का क्या स्टोरी है? नहीं, बीच का क्या स्टोरी रहा, तो फिर मैंने अंडर ग्रेड में यानी ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग करी, कंप्यूटर साइंस में, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में। और उस दौरान मुझे थोड़ा बहुत समझ आया कि मतलब इंजीनियरिंग तो कर सकते हैं पर कॉर्पोरेट जॉब में काम करने का उतना मन नहीं किया। तो फिर उसी टाइम कॉलेज के बाद ही मैंने टीच फॉर इंडिया ज्वाइन किया, जिसमें मैंने 2 साल तक एक लो इनकम कम्युनिटी में पढ़ाया, जो कि दिल्ली में थी, तुगलकाबाद एक्सटेंशन में। और फिर वहीं से इस्लाम आउट लाउड जो मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो शुरू की, और अब वही कर रही हूँ। तो वो शुरुआत कैसे हुई, मतलब ऐसा क्या ख्याल आया कि ये करना चाहिए? तो जब मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे खुद भी काफ़ी एक्सपोजर मिला आर्ट्स का, मतलब मैंने डांस सीखा, और म्यूज़िक भी बहुत था मेरी लाइफ में। बहुत पढ़ती थी मैं कहानियाँ, तो आई थिंक आर्ट्स का जो एक्सेस था एक, वो बचपन से ही था, और मुझे पता था कि आर्ट्स का क्या वैल्यू है लाइफ में। तो जब मैंने टीच फॉर इंडिया में पढ़ाना शुरू किया, तो मैंने अपनी क्लास में बहुत सारी आर्ट्स लाई। तो हमारी क्लास में थिएटर था, स्टोरी टेलिंग था, म्यूज़िक हम कर रहे थे बच्चों के साथ। और उस दौरान मैंने ये देखा कि
जो बच्चे थे वो बहुत ही मतलब खिल के उनके जो भाव हैं वो सामने आ रहे थे, है ना। जिन बच्चों ने कभी क्लास में हाथ नहीं उठाया तो वो हाथ उठा के अपने जवाब दे रहे थे। ऑल्सो जब हम बच्चों के साथ स्कूल्स में काम करते हैं तो ऐसा रहता है कि हम बच्चों को बोलते हैं कि अपनी जो संस्कृति है वो लगभग गेट पे छोड़ दो, है ना। अपनी जो एक आपका अस्तित्व है, आइडेंटिटी है, वो गेट पे छोड़ दो, अब सब मिलके एक ही हो जाओ। लेकिन जब आर्ट्स बच्चों तक आती है तो वो सारे अलग हो सकते हैं अपने तरीके से, और बहुत सारी अपनी संस्कृति क्लास में ला सकते हैं। जहाँ से वो आते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो मैंने ये सब देखा, और फिर एक दिन और फिर मैं कश्मीर में एक इंटर्नशिप कर रही थी, जिसके दौरान मैंने देखा कि बच्चे बहुत मुश्किल भावों की बात कर रहे थे, मुश्किल इमोशंस की बात कर रहे थे। और उससे मुझे लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऐसी जगह मिलनी चाहिए जहाँ वो इन सब की बात कर सकें। और आर्ट्स एक बहुत ही पावरफुल तरीका है ना, कला एक कितना सुंदर तरीका है कि बच्चों को एक्सप्रेस करने का, बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ाने का। तो इसलिए फिर इस्लाम आउट लाउड शुरू किया मैंने। तो अभी कितने के लोग हैं और कहाँ कहाँ हैं, इंडिया में और बाहर कहीं हैं, तो हाँ जी, क्या हो रहा है? हाँ जी, तो हमारे 2 तरीके के प्रोग्राम्स हैं। एक फेलोशिप है जो कि आर्ट एजुकेटर्स को क्लासरूम में प्लेस करता है, वो दिल्ली, पुणे, बॉम्बे और बेंगलोर में है। और हमारे 2 गवर्नमेंट्स के साथ अभी MOUs हैं जिसमें हम गवर्नमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, और ये महाराष्ट्र और पंजाब में है, जहाँ पर हम गवर्नमेंट्स के साथ मिलके जो बच्चों की पहले से जो एक आर्ट क्लास है जो हफ्ते में होनी चाहिए वो जनरली होती नहीं है। तो हमारी तरफ से ये कोशिश है कि टीचर्स को ट्रेन करके करिकुलम देके बच्चों तक वो आर्ट्स पहुंचाई जाए। तो उस आर्ट में होता क्या मैम? सर आपका जो मतलब एक सिखा रहे हैं वो क्या चीज़ है, जैसे अगर किसी ने बाकी उस आपका कैसा डिफरेंट है, मतलब वो चीज़ थोड़ा सा? हाँ जी, तो जैसे अगर आप स्कूल में देखें तो सिर्फ हम विजुअल आर्ट करते हैं ना, ड्राइंग करते हैं। वो भी वही मतलब ये फ़ोन है, आप सब फ़ोन ड्रॉ करो, या ये एप्पल है, सबको ड्रॉ करेंगे। लेकिन हम लोग काफ़ी परफॉर्मिंग आर्ट्स पे ध्यान देते हैं साथ में। तो हम स्टोरी टेलिंग भी करते हैं, हम थिएटर भी करते हैं, हम विजुअल आर्ट भी करते हैं, हम पोइट्री भी करते हैं, और इस साल से हम म्यूज़िक और डांस मूवमेंट भी क्लासेस में ला रहे हैं। तो हम ये सब देखते हैं कि इन सब का बच्चों पे कितना सुंदर असर है, और इसलिए अलग है क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट्स पे भी काफ़ी फोकस है। तो अभी जो मैं फोर्ब्स की बात कर रहा था, तो वहाँ तक सफ़र कैसा रहा, मतलब वो ऐसा क्यों? आपका हर क्वेश्चन ये सफ़र कैसा है? सफ़र अच्छा रहा फोर्ब्स का सफ़र? तो फोर्ब्स में ऐसा कुछ तो बात देखी होगी ना जी, आप चुने गए। हाँ, उनको लगा कि मेरा काम अच्छा है तो उन्होंने ले लिया, फिर यही था सफ़र। और जो आपकी मतलब जो आप बाहर पढ़ने गए तो वहाँ पे और यहाँ एजुकेशन में क्या फ़र्क लगा, देखा आपने? बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो सबसे पहले तो इतनी मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी अलग है, चॉइस इतनी ज़्यादा है। मैं कई लोगों को कहती हूँ कि मेरा जो 1 साल हार्वर्ड में था मास्टर्स के दौरान, वो मेरी ज़िंदगी का इंटेलेक्चुअली सबसे अच्छा साल था, क्योंकि मैंने इतना सीखा, इतने इंटरेस्टिंग लोगों से मिली, इतने पैशनेट लोगों से मिली, और अभी भी उस इकोसिस्टम का पार्ट हूँ एक तरीके से। और आप तो मतलब वहाँ पे जब आप एक बार जाते हो, और क्योंकि हम फ़र्क की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे सच में एजेंसी दी जाती है, आपके हाथ में दिया जाता है कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हो। आपको इतना केपेबल माना जाता है, इतना समर्थ माना जाता है कि आप चुन सको कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। तो मुझे याद है जब मुझे भी अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करने थे पढ़ने के लिए, तो मेरे पास 500 सब्जेक्ट्स का चॉइस था, जिसमें से मुझे ऐसे 6 लेने थे। तो वो तो काफ़ी मज़ेदार था। मैंने थिएटर पढ़ा, मैंने फ़िल्म मेकिंग पढ़ी, मैंने बिज़नेस स्कूल में एक क्लास ली, मैंने लॉ और एथिक्स की एक क्लास ली, एक मैंने फेमिनिज़म पे क्लास ली। तो हाँ, बहुत ही ज़्यादा खुला हुआ एक्सपीरियंस था। और हार्वर्ड में ऐसा होता है कि हार्वर्ड और MIT में आप क्रॉस रजिस्टर कर सकते हो, मतलब दोनों कॉलेजेस जैसे बाई टाइप्स हैं। तो आप एक में चले जाओ तो आप दूसरे में भी क्लासेस ले सकते हो। तो MIT में भी 2 क्लासेस ली, और बहुत ही एक फुलफिलिंग सा एक्सपीरियंस था, और बहुत अलग है हमारे से पढ़ाई, क्योंकि हम ब्रिटिश सिस्टम फॉलो करते हैं, और UK में भी वैसे ही अभी भी पढ़ाई होती है कि वो आपके लिए डिसाइड कर लेते हैं कि आपको ये पढ़ना है, फिर आपको एग्ज़ाम देना है। यहाँ पे बहुत अलग है, यहाँ पे सच में आपके हाथ में है आपकी पढ़ाई। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छी पढ़ाई तभी होती है जब वो पर्पस ड्रिवन हो, जब हमें लगता है कि अच्छा मुझे ये चीज़ पढ़नी है क्योंकि मुझे ये बनना है, या ये करना है, या ये सीखना है।
तो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा डिफरेंस था। और फिर उसके अलावा कि सिर्फ क्लास में चीज़ें नहीं हो रही, क्लास के बाहर 50,000 चीज़ें हो रही होती थी हमेशा। मुझे डिस्टिंक्टली याद है कि कोई एक फ्राइडे था जिस पे 5 ऐसे इवेंट थे जो पांचों बड़े अच्छे थे, और फिर मुझे चूज़ करना था, सेम टाइम पे थे, और फिर मुझे चूज़ करना था कब जाऊँ। और हर थर्सडे, हर फ्राइडे, हर सैटरडे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग था। कोई गेस्ट लेक्चरर्स आ रहे हैं, या कोई दुनिया भर की हस्तियाँ हैं वो आ रही हैं वहाँ कुछ बात करने, अपने बारे में बताने, अपने काम के बारे में बताने। तो एक्सपोजर अपॉर्चुनिटीज़ जो थे, वो बहुत सारे थे। तो वो भी काफ़ी सुंदर था। और कैंपस सुंदर है, जगह अच्छी है, सब लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग कर ही रहे हैं, तभी वो वहाँ पहुँचे हैं। तो इन सब के बीच में होना बहुत अच्छा था। उसके बाद जैसे आपने एनजीओ रन करते, उसका एक चीज़ है फंड राइजिंग कैसे है, मतलब वो चीज़ है, एक आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ, तो फंड राइजिंग का कैसे किया वो इतना? इस बार आपने नहीं बोला फंड रेजिंग का सफ़र कैसा रहा। फंड रेजिंग क्या है कि हम कुछ काम कर रहे हैं और उसके लिए सपोर्ट हमें गैदर करना है ना। और कैसे गैदर करते हैं, जब हम लोगों को बताते हैं कि हमारा ये काम है, ये इसलिए ज़रूरी है, ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो रही है, ये हम कर रहे हैं, और हम बेस्ट लोग क्यों हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और जिन लोगों को आप अपने विजन में साथ ले सकते हो वो आपको फंड करते हैं। तो आई थिंक कि फंड रेजिंग एट द एंड ऑफ द डे यही कि आप अपने विजन में कितने लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हो, और जैसे जैसे जुड़ जाते हैं वैसे वैसे वो हमें फंड करते हैं। और पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन भी एक चीज़ है, तो वो किन किन के साथ है आपका? हाँ, करेक्ट। सो जैसे गवर्नमेंट के साथ हमारे कोलैबोरेशंस हैं, जैसे महाराष्ट्र और पंजाब गवर्नमेंट के साथ, जहाँ हम उनके टीचर्स को ट्रेन करते हैं, करिकुलम वगैरह बनाते हैं, तो वो कुछ पार्टनरशिप्स हैं। हमने कई नॉन प्रॉफिट्स के साथ भी पार्टनरशिप्स करे हुए हैं। प्रथम के साथ हमने एक पार्टनरशिप किया था जिसमें हम उनके बच्चों को तक आर्ट्स ला रहे थे। तो कई सारे ऐसे कोलैबोरेशंस हैं जो हमने किए हैं, करते रहते हैं हम इस इकोसिस्टम में। काफ़ी कोलैबोरेशन से फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे स्लैम आउट लाउड एक ओपन माइक होस्ट कर रहा है जिसमें बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, तो सिर्फ स्लैम आउट लाउड के बच्चे परफॉर्म करें, और भी एनजीओज़ के बच्चे आते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो उससे एक इकोसिस्टम थोड़ा बढ़ता है, स्ट्रेंथन होता है। हम चैलेंजेस कुछ आए होंगे? बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एनजीओ रन करना आसान नहीं है। बहुत कंप्लायंसेस हैं। अब आई थिंक हमारे देश में एक एनजीओ बनना, मतलब अगर आप एक ईमानदार और अच्छे एनजीओ बनना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर लेवल पे करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी है, ये सब चीज़ें हैं, तो मुश्किलें तो हैं ही हैं। दूसरा कि एनजीओ का जो स्पेस होता है उसमें ऑल्दो हम लोग काफ़ी ब्लेस्ड हैं, बहुत अच्छे टैलेंट से स्लैम आउट लाउड में, बट मुझे ये पता है कि सेक्टर में इन जनरल थोड़ा टैलेंट के लिए लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। बाकी मेरी भी एक तरीके से दूसरी ही नौकरी है, तो पहली नौकरी भी फेलोशिप ही थी, तो मतलब ऐसा भी नहीं कि मुझे ऐसे 10-20 सालों का एक्सपीरियंस है फिर मैं अपना कुछ शुरू कर रही हूँ, तो वो भी चैलेंजिंग है, वो सीखना, वो कोविड कैसा रहा? चलना। कोविड कैसा रहा? बुरा ही था। हाँ, मतलब पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए बुरा था। हाँ। नहीं, मतलब आपका फिर एनजीओ के साथ मतलब ऐसा कुछ हुआ कि मतलब बच्चे छूट गए हो या ऐसा कुछ हुआ? हाँ, काफ़ी। तो जो हमारे इन पर्सन प्रोग्राम्स के बच्चे थे, काफ़ी ऐसे गाँव चले गए, मिसिंग हो गए एक तरीके से बच्चे। और हमने काफ़ी ऑनलाइन चीज़ें करना शुरू किया उस दौरान। व्हाट्सएप पे हम बच्चों को कंटेंट हमने भेजा, बहुत सारी चीज़ें करी, लेकिन तो कोविड मुश्किल था, लेकिन आई थिंक कोविड के दौरान हम एक प्रोडक्ट बना पाए ऑनलाइन लर्निंग के लिए, जो अभी भी कुछ कुछ चल रहा है उसमें। तो आई थिंक उस तरीके से वो फ़ायदेमंद हम बना सके उस सिचुएशन को अपने लिए, मतलब बाहर निकल सके, क्योंकि वो बहुत बुरी भी जा सकती। बहुत एनजीओज बंद हो गए कोविड में। मतलब टेक्नोलॉजी का कितना के साथ लिया आपने? हाँ, टेक्नोलॉजी से ही किया, पूरा साथ लिया। और कुछ चीज़ देखते हैं इसमें, जैसे आर्ट एंड एजुकेशन में बात कर रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं मतलब इनोवेशन में आप बात कर रहे हैं, सोशल इमोशनल लर्निंग स्किल, वो क्या चीज़ है? हाँ, तो सोशल इमोशनल लर्निंग स्किल्स ऐसी होती है जो आपको सोशल और इमोशनल लाइफ में सक्सीड करने के लिए चाहिए। अब सोशल इमोशनल लाइफ क्या है? जैसे कि आपके आसपास कौन लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आप दोस्त कैसे बनाते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई हो जाए वो कैसे ठीक करते हैं, ये जो सब स्किल्स, आप किसी को अपने आइडियाज़ कैसे बताते हैं, आप चूज़ कैसे करते हैं मैं इस रास्ते जाऊँ, इस रास्ते जाऊँ, तो ये सब
जो चीज़ें हैं ये सोशल इमोशनल स्किल्स के पार्ट हैं, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, इमेजिनेशन हो गया, क्यूरियोसिटी हो गया, बहुत सारे स्किल्स आते हैं सोशल इमोशनल लर्निंग में। और इनको लाइफ स्किल्स भी कहते हैं, लाइफ स्किल्स की कैटेगरी में भी है ये। ये स्किल्स एसेंशियली वो स्किल्स हैं जो हमें एकेडमिक्स के बाहर लाइफ में थ्राइव करने के लिए चाहिए, और एकेडमिक्स के अंदर भी कुछ ये स्किल्स तो चाहिए, कुछ कॉग्निटिव स्किल्स भी चाहिए हमें एकेडमिक्स में भी, एनालिटिकल थिंकिंग तो एकेडमिक्स में भी चाहिए, तो वो भी एक सोशल इमोशनल लर्निंग स्किल है। बच्चे कौन सी एज ग्रुप का रहता है, कौन सा? हम लोग 9 से 16 तक के बच्चों के साथ काम करते हैं। और फेलोशिप किस किस के जाता है? फेलोशिप अडल्ट करते हैं, मतलब जो कॉलेज कर चुके हों कम से कम। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? कोई भी कर सकता है, जिनका भी कोई भी आर्टिस्टिक बैकग्राउंड है और जिनका हमारे विजन से कनेक्शन है। लर्निंग डिजाइनिंग क्या होता है? लर्निंग डिज़ाइन क्या होता है? सो लर्निंग डिज़ाइन होता है एक फील्ड जिसमें आप किसी दूसरे की लर्निंग डिज़ाइन करते हो। फॉर एग्जांपल, जब सबसे पहले इमर्ज कहाँ से करता है? डिज़ाइन थिंकिंग से इमर्ज करता है। डिज़ाइन थिंकिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे आप एक प्रोटोटाइप या कोई चीज़ डिज़ाइन करते हो जो आपको दुनिया में लानी है, जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, या और प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। मैं क्लास कैसे अच्छी पढ़ाऊँ, मतलब बड़ी प्रॉब्लम, छोटी प्रॉब्लम से लेके, और इसमें आप अलग अलग आइटरेशंस कर सकते हो। वो एक डिज़ाइन थिंकिंग का मॉडल है, उसी से लर्निंग डिज़ाइन आता है, विच इज़ कि अच्छा पढ़ाई को कैसे डिज़ाइन करना है या सीखने को कैसे डिज़ाइन करना है। तो जब मैं डिसाइड करती हूँ कि अच्छा मेरा करिकुलम ऐसा दिखेगा, या ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा दिखेगा, और ये प्रॉब्लम है, ये स्टेप से इसको सॉल्व करेगा, इटरेट होएगा, वहाँ से फीडबैक जाएगा, सीखेंगे, उसको लर्निंग डिज़ाइन कहते हैं। हम कोई स्पेसिफिक सक्सेस स्टोरी कुछ ऐसा? कई सारे स्लैम आउट लाउड के बहुत सारे बच्चे, स्पेशली जो स्टार्टिंग से थे, वो अब बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हम कॉलेज चले गए हैं कई बच्चे, तो मैं एक दो बच्चों के बारे में बता देती हूँ, जैसे सुप्रिया है, अब्बास है। तो दोनों स्लैम आउट लाउड से बहुत पहले से जुड़े थे और दोनों बहुत अच्छे पोइट्स हैं। अब्बास रैप भी करता था पहले, अब वो शायरी लिखता है, कविताएं लिखता है। सुप्रिया भी बहुत अच्छी पोएट है। तो सुप्रिया भी यहाँ अशोका यूनिवर्सिटी में है, अभी लिबरल आर्ट्स पढ़ रही है, वो फुल स्कॉलरशिप पे गई है, और क्रिएटिव राइटिंग उसने अपना मेजर ले रखा है, तो वो वैसा है। अब्बास अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में गया है, वो भी फुल स्कॉलरशिप पे है। तो ऐसे और भी कई बच्चे हैं जो फुल स्कॉलरशिप्स में यहाँ, अजीम प्रेमजी, अशोका, फ्लेम, ऐसे डीयू में भी हैं बच्चे, जैसे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, और मुझे पता है कि आर्ट्स की वजह से उनकी लाइफ बेटर है। मैम, फिर आप पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल को कैसे मैनेज कर पाते हैं? वो चीज़ होता है क्योंकि आपका इतना ट्रैवलिंग रहता है या फिर मैनेज करना है, तो वो चीज़ कैसे? हाँ, हो जाता है मैनेज, मतलब ऐसे नहीं है कि वो ये अब प्रोफेशनल चल रहा है, अब रुक गई, अब पर्सनल शुरू हो गई, फ्लो कर रही है ना। मतलब ये मिक्स ही है। मुझे इसमें कुछ बहुत ही ऐसे बड़े, मैं अपनी लाइफ को ऐसे बकेट्स में नहीं देखती हूँ उतना, कि वो अब प्रोफेशनल शुरू हो गया, पर्सनल शुरू हो गया। ये मेश्ड है। जैसे कि ये इंटरव्यू, आप मम्मी को जानते हो और मैं भी ये इंटरव्यू कर रही हूँ, तो क्या ये पर्सनल है, क्या ये प्रोफेशनल है? मिक्स है ना। तो वैसी बात है। तो घर से ही काम कर रही हूँ, मिक्स है यहाँ भी। लंच मतलब घर में ही खाती हूँ, जब हम साथ खा रहे होते हैं सब साथ में खा लेते हैं। टीवी देख, नानी के साथ बैठी हूँ, टीवी देखते हुए लंच खाती हूँ लगभग रोज़ जब मैं यहाँ होती हूँ। तो ऐसा मुझे, मेरे लिए तो ऑफ कोर्स मेरी फैमिली में पर्सनल लाइफ बहुत ज़रूरी है, इन दैट वे कि मेरे लोग बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन वो भी कुछ तरीके से काम में इन्वॉल्व रहते हैं या मेरे साथ ही हैं। तो हाँ, जितने टाइम मेरी कॉल्स हैं मैं कॉल्स कर रही हूँ, जितने टाइम कॉल्स नहीं है तो घर पे बैठी हुई हूँ, और संडे की छुट्टी तो लेती हूँ, तो जाते हैं कहीं पे घूमने। मैम, कोई एडवाइस हो आप? एडवाइस यूथ के लिए, यंग लोगों के लिए, मुझे लगता है यंग लोगों को कोई चीज़ पकड़नी चाहिए जिसके बारे में वो बहुत पैशनेट हो, और फिर उसके लिए खूब मेहनत करनी चाहिए। कोई तो लाइफ में ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके बारे में पैशनेट हो, पर दिल से जो निकले, है ना। ऐसे नहीं कि मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती बता दिया है कि ये डॉक्टर के बारे में ही पैशन चाहिए या इंजीनियर के बारे में ही पैशन चाहिए। नहीं, अपने मन से कोई एक चीज़ जिसके बारे में बहुत पैशनेट हो, और फिर उस पर काफ़ी दिल जान से मेहनत करनी चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे?
और बस खुश रहना चाहिए, मज़े करने चाहिए, सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू जी।